हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा जो वीडियो है वो जून 2022 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का पार्ट सेकंड है। पार्ट वन हमने कल पढ़ा था जिसमें हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह जो है उसको पढ़ लिया था। उसमें काफ़ी वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसको आप जरूर से देखिएगा। आज के वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि इंटरनेशनल न्यूज़ हम पढ़ने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, जो लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो वहाँ पर ये मैगजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो ये इसमें कवरेज बहुत अच्छा है, दूसरा जो है बहुत शॉर्ट में चीज़ें लिखी हुई है और 60 पेजों की मैगजीन है, तो आप इसको रिवाइज भी इजीली कर सकते हैं। तो इस मैगजीन को जरूर से खरीदिएगा। मैगजीन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो वो सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम मैगजीन को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट हमारी न्यूज़ है टाइम मैगजीन को लेकर के। टाइम मैगजीन जो है अमेरिका के द्वारा निकाली जाती है और इसमें 100 लोगों को जो है प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची बनाई जाती है, जिसमें 100 लोगों को शामिल किया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भारत से किन लोगों को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो इस बार देखिए भारत में 3 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। एक तो जो है कश्मीर में जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रहे हैं खुर्रम परवेज, उनको। एक करुणा नंदी जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं और उसके अलावा महिला अधिकारों के लिए कार्य करती हैं और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। तीसरे हैं गौतम अडानी, इनका नाम आप जानते ही हैं, ये उद्योगपति हैं। अगर आप और तथ्यों के बारे में देखें तो सबसे ज्यादा बार चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं उनको इस मैगजीन में स्थान मिला है 13 बार। और फिर अगर आप नाम देखें तो ओपेरा विनफ्रे हैं, जिनको 11 बार इस सूची में नामित किया गया है। ये ओपेरा विनफ्रे जो है ये अमेरिका की जो है होस्ट हैं या जो है मीडिया पर्सन है, और काफ़ी इन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया था। इनकी काफ़ी सारी बुक्स भी जो है आपको पढ़ने को मिलती हैं, तो उनको इसमें शामिल किया गया है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर आप देखें 2021 में, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आगे एक क्वेश्चन जो है वो यहीं से बन करके आया था। विगत जो 2021 के अंदर जो ये मैगजीन थी उसमें भारत की 3 हस्तियों को इसमें शामिल किया गया था। पहले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, तीसरे थे आदार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के जो है ओनर हैं। उसके अलावा एक भारतीय अमेरिकी यानी इंडो अमेरिकन कार्यकर्ता है मंजूषा पी कुलकर्णी, उनको इसमें शामिल किया गया था। तो अब हम चलते हैं आरएस 2021 के प्रीलिम्स के पेपर पे, जहां पर डायरेक्टली इससे जो है एक क्वेश्चन बन करके आया है। सो फ्रेंड्स, आपके सामने है 2021 का पेपर और इसमें आप देखिए कि निम्नलिखित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है। तो पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ये हमने भी पढ़ा था, ये इसमें है ही। ममता बनर्जी भी अभी हमने पढ़ा। आदार पूनावाला भी इसमें है और मंजूषा पी कुलकर्णी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। चारों ही लोग जो है वो इसमें शामिल है, तो ऑप्शन इसके हिसाब से होगा इसका डी। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे देख सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन है ये डायरेक्टली जो है आपके इसी जो है क्रोनोलॉजी मैगजीन से आया है। और ये पिछले साल हमने जो मैगजीन्स कवर की थी उसमें मैंने इसको आपको पढ़ाया भी था। सो इसीलिए देखिए आपके जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली जो है मैगजीन्स में से आ रहे हैं, तो आपको इस मैगजीन को जो है काफ़ी सीरियस होकर के जो है वो पढ़ना चाहिए। एक जने ने मुझसे पूछा था कि भाई, एक व्यूअर थे हमारे, उन्होंने कहा कि याद नहीं होता है। तो देखिए अगर 60 पेजेस की मैगजीन है, 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे और आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल तो क्या होगा। वरना आप जो है करंट अफेयर्स के लिए बहुत मोटी मोटी मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम इस मैगजीन का बार बार रिवाइज करें, तो हमारे क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा सॉल्व होंगे। देखिए करुणा नंदी के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं, ये मैंने बता ही दिया था। एक चीज़ ये है कि जो 2012 में बहुत विभत्स कांड हुआ था, जो दिल्ली गैंगरेप मामला है, उसमें इन्होंने जो प्रदर्शन किए, जो इन्होंने कार्य किए, और उसको लेकर के जो है एक जो है बलात्कार विरोधी बिल जो है उसके ऊपर जो है संसद के द्वारा घोषित किया गया था, वो इन्हीं का कार्य था। और उसके अलावा 2020 में फोर्ब्स मैगजीन ने करुणा को सेल्फ मेड वुमेन 2020 की सूची में भी जो है वो नामित किया है। तो पहली न्यूज़ हमारी कवर हो जाती है। हमने पढ़ा कि भाई टाइम्स की जो मैगजीन है जो अमेरिका के द्वारा रिलीज की जाती है हर साल, उसके अंदर भारत से 3 व्यक्ति हैं, खुर्रम परवेज, करुणा नंदी और गौतम अडानी। नेक्स्ट न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब ये क्या चीज़ है, तो देखिए इसके नाम से सिद्ध है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है, ठीक है, जिसको कहेंगे हम हिंद प्रशांत वाला जो क्षेत्र है, आप जानते हैं कि यहाँ पर चाइना का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, तो आप जानते हैं कि BRI यानी कि बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो आप चाइना का देख रहे हैं, उसके द्वारा चाइना ने इस पर जो है अपना प्रभुत्व जमाया है। तो अमेरिका ने जो है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, वो अभी क्वाड की जो बैठक है उसमें शामिल होने के लिए आए थे और उन्होंने इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है इसका प्रस्ताव वहां पर रखा था। इससे होगा क्या कि जो आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहां पर अमेरिका का प्रेजेंस बढ़ेगा। ठीक है, अमेरिका जो है सैन्य रूप से तो वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है, लेकिन
जो प्रशासनिक रूप से और जो व्यापारिक रूप से जो है यहाँ पर अमेरिका की उपस्थिति बहुत कम है। तो इसीलिए जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है इसको जो है प्रस्तावित किया गया है अमेरिका के द्वारा। और इसका एक मेजर पार्ट ये भी है कि चाइना को काउंटर करना है, पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करना है। ठीक है, इसलिए देखिए क्वाड भी बना है और इसीलिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी बनाया गया है। तो ये व्यापार से संबंधित है, लेकिन अभी इसमें व्यापार से संबंधित जो मेजर बातें हैं वो इसमें कही नहीं गई हैं। ठीक है, जैसे कि इसके 4 पिलर हैं और उसमें वो लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हम जो है व्यापार को लेकर के इसमें जो है समझौता करेंगे। उसके अलावा जो आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो रही है, भाई आप जानते हैं कि अभी हमने देखा यूक्रेन के अंदर जो है क्राइसिस हुआ है और कई जगह पर इस प्रकार के क्राइसिस होने के कारण जो आपूर्ति श्रृंखला है, सामान का आयात निर्यात जो है वो रुक हो जाता है, बाधित हो जाता है। तो उसको लेकर के जो है इसमें लचीलापन लाया जाएगा। तीसरा ये कहते हैं कि भाई जो हमारा आधारभूत संरचना है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के भी हम जो है सहयोग करेंगे। और चौथा ये कहते हैं कि कर यानी टैक्स और भ्रष्टाचार से रिलेटेड कार्य भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये तो हालांकि इसके 4 पिलर हैं, अभी देखते हैं इसमें और क्या क्या होना बाकी है। लेकिन आप इसके बारे में इतना ध्यान रखें कि ये जो हिंद प्रशांत व्यापार समझौता है ये अमेरिका के द्वारा प्रस्तावित है और जो है हिंद प्रशांत सागर में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए जो है इसको प्रस्तावित किया गया है। तो इस पर अभी जो है अब तक 13 देशों ने जो है हस्ताक्षर कर दिए हैं। कौन कौन से देश है, जैसे कि भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, ब्रुनेई है, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम इस समूह में शामिल हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने दो और जो पार्टनरशिप प्रोग्राम्स है उनका नाम सुना होगा, कई बार हमने पढ़ा भी है। एक तो है RCEP, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये भी एक तरीके से जो है व्यापार समझौते की तरह ही है, लेकिन भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इस पर मैंने आर्टिकल भी लिखा था एक कि भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि भारत के हित इसके अंदर जो है वो सिद्ध नहीं हो रहे थे, तो भारत के लिए नकारात्मक था, इसलिए भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। एक आपने पढ़ा होगा TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसमें पिछले साल जब हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो पिछली बार राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो इस प्रकार से प्रशांत क्षेत्र के अंदर प्रभाव स्थापित करने में भारत और USA दोनों ही इस तरीके से जो है अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए। इसीलिए जो नया फ्रेमवर्क है ये एक तरीके से नया एक इस क्षेत्र में प्रशांत हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों की प्रेजेंस बढ़ाने के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या काम की बातें हैं। और खास बात ये रही कि क्वाड का शिखर सम्मेलन जो है वो भी इसी समय आयोजित किया गया था और क्वाड का जो शिखर सम्मेलन है उसी में ही जो है आपका ये जो ये वाला जो इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है इसकी बात इसी के अंदर जो है जो बाइडेन के द्वारा की गई थी। तो क्वाड का जो शिखर सम्मेलन है, क्वाड के बारे में आप जानते ही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका क्वाड जिसमें है जो आपका है इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया, और ये है आपका प्रशांत क्षेत्र, ये है आपका हिंद क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वाड का क्षेत्र है। तो 4 देश हैं क्वाड के अंदर शामिल, जिसको हम जो है अमेरिका, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। तो ये चारों देश इसके अंदर शामिल है और इनकी अभी मीटिंग हुई थी और ये चौथी ऐसी मीटिंग है जिसको कि आयोजित किया गया है। तो लास्ट मीटिंग आप जानते हैं वॉशिंगटन DC में हुई थी, पिछली बार हमने पढ़ा था मैगजीन में, और इस बार वाली मीटिंग जो है टोक्यो के अंदर आयोजित की गई है। ठीक है, क्या क्या बातें इसके अंदर हुई है। तो देखिए पहली बात तो ये हुई कि क्लाइमेट को लेकर के यानी कि पर्यावरण को लेकर के एक जो है पैकेज डिक्लेयर किया गया है जिसका नाम है क्वाड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज, जिसको QCHAMP का नाम दिया गया है। तो ये इसमें लॉन्च किया गया है। उसके अलावा एक फेलोशिप प्रोग्राम के भी जो है क्वाड देशों के द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या करेंगे कि जो 100 छात्र होंगे उनको जो है अमेरिका से जो है स्टेम क्षेत्रों के अंदर डिग्री के लिए जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये स्टेम क्षेत्र क्या होते हैं, तो स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर जो है 100 बच्चों को स्कॉलरशिप देकर के जो है इन अमेरिका के अंदर पढ़ाया जाएगा, ये भी इसमें घोषणा की गई। उसके अलावा उन्होंने एक घोषणा और की है कि भाई जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी कि आपदा राहत के लिए भी जो है चारों देश मिलकर के यहाँ पर कार्य करेंगे। उसके अलावा क्वाड सैटेलाइट डेटा पोर्टल जो है उसको भी बनाया जाएगा जिससे कि पृथ्वी पर्यवेक्षण जो डेटा होगा वो चारों देशों को उपलब्ध हो सके। और ये हमने पढ़ी लिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, इसका भी जो है यहाँ पर जो है शुभारंभ जो है जो किया गया। अब देखते हैं भारत ने अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराई, भारत ने क्या पॉइंट्स रखे यहाँ पर। तो देखिए भारत का मुख्य मुद्दा है आतंकवाद को लेकर के, क्योंकि हम एक ऐसे देश के पास में हमारा एक नेबरिंग देश ऐसा है जहाँ से आतंकवादी घटनाओं की जो है वो काफी संभावनाएं रहती है। तो भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र में जो आतंकी घटनाएं हुई है उनकी निंदा की है।
उसके अलावा उन्होंने जो है अपना जो यूएनएससी के अंदर जो प्रस्ताव 2593 है, ये 2593 क्या है कि अफगानिस्तान की जो धरती है उसको जो है आतंकवादी गतिविधियों के लिए यूज में ना लिया जाए, उसके लिए ही जो ये प्रस्ताव लाया गया था। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि रेजोल्यूशन 2593 का संबंध किससे है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें मांग की गई है कि किसी भी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकी गतिविधियों को पनाह देने या प्रशिक्षित करने या आतंकी हमलों की योजना बनाने का वित्त पोषित करने के लिए अफगान क्षेत्र का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये रेजोल्यूशन 2593 जो कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में जो है प्रस्तावित किया गया है, वो इससे संबंधित है। इसको आप याद रखेंगे। तो इसके लिए भारत ने वहां पर कहा। उसके बाद भारत बोलता है कि भाई क्वाड के संबोधन में मोदी ने कहा है कि भाई जो है फोर्स फॉर गुड, यानी कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसके अंदर जो है सही कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए जो है वो समन्वय स्थापित किया जाए। और तो इसमें क्या बातें हैं, उसके अलावा देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो क्वाड समिट में भारत ने जीआईए के साथ में भी जो है अपनी बातचीत की है। जीआईए क्या है, तो जीआईए जो है जापान इंडिया एसोसिएशन है और काफी पुराना एसोसिएशन है, नया नहीं है। 1903 में इसको स्थापित किया गया था। इसके अभी जो अध्यक्ष है उनका नाम है योशिरो मोरी, और इससे पहले इसके बाद जो अध्यक्ष बनने वाले हैं वो है शिंजो आबे, जो कि काफी जो है प्रो इंडियन इनको कहा जाता है, भारत के पक्ष में काफी जो है कार्य करते हैं। तो ये इनकी बैठक भी यहाँ पर हुई थी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी, क्वाड के बारे में पढ़ा और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में हमने पढ़ा, टीपीपी के बारे में पढ़ा, आरसीईपी के बारे में पढ़ा। आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे इसको वीडियो को एक बार हालांकि दोबारा देख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी जो है आप पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र माउंट एवरेस्ट पर जो है वो स्थापित किया गया है। तो देखिए नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया है। माउंट एवरेस्ट पर जो है मैंने माउंट आबू बोल दिया था क्या, नहीं, माउंट एवरेस्ट जो है वहां पर जो है इसको विश्व का सबसे ऊंचा जो है मौसम केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो जो कि वहाँ की जो भी गति है, मौसम की गति है, वायु दाब है, बर्फ की सतह है, उन सब के बारे में, मौसमी घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। तो ये हालांकि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा इसको बनाया जाएगा, लेकिन बाद में जो है इसका तकनीकी हस्तांतरण जो है वो नेपाल को कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है वो बात हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने 3 यूरोपीय देशों की यात्रा की है। कौन कौन से यूरोपीय देशों की यात्रा की है, तो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की राजकीय यात्रा पर जो है प्रधानमंत्री गए हैं। तो यहाँ पर क्या क्या मुख्य बातें उनके द्वारा की गई है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने इस यूरोपीय दौरे के दौरान उन्होंने इन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए के अतिरिक्त भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। यानी कि इनकी जो ये यात्रा है यूरोप की, ये 2 पार्ट में आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में तो इन्होंने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा की। सेकंड में आप देखेंगे तो इन्होंने जो है जो नॉर्डिक देश है वहाँ की यात्रा की है। नॉर्डिक देशों में कौन कौन से देश आते हैं, तो देखिए फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, उसके अलावा जो आपका आइसलैंड है वो, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और फेरोए आइलैंड्स, ये सारे जो है आपके नॉर्डिक देशों की सूची में आते हैं। तो यहाँ पर सभी देशों की तो नहीं की है, सभी नॉर्डिक देशों की यात्रा नहीं की है, लेकिन जो नॉर्डिक सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है नॉर्डिक देशों का, उसमें इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। तो अभी देखिए जर्मनी की चांसलर पहले एंजेला मार्केल हुआ करती थी, अभी जो है ओलाफ स्कॉल्ज हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने जो है व्यापार गोलमेज सम्मेलन तो आप जानते ही हैं, जहाँ पर इक्वली बैठ करके जो है बातचीत की जाती है। तो यहाँ पर व्यापार को लेकर के, साझेदारी को लेकर के बात हुई, इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन को लेकर के जो है बातचीत हुई। उसके अलावा ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए। और यह साझेदारी जो है सतत विकास जो लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे, और जो जलवायु कार्रवाई है उस पर भारत और जर्मनी के सहयोग के लिए एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना करती है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट किसके साथ साइन किया गया, तो जर्मनी के साथ साइन किया गया है भारत ने। और इसके अंदर जो आपके सतत विकास लक्ष्य हैं उनके लिए जो है एक परिकल्पना, एक समग्र दृष्टिकोण जो है वो जारी किया है। जर्मनी 2030 तक 10 अरब यूरो की नई और अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता के लिए भी जो है वो सहमत हो गया है। तो और इसके अलावा भी इसके अंदर जो है जैसे 9 अलग समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। और जो है जैसा कि आप यहाँ दे सकते हैं कि जॉइंट कहाँ गया, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट जो है, जेडीआई जो है, उसके अंदर आपके जो है
कई सारी जो बातें हैं वो कही गई है कि भाई सतत विकास लक्ष्यों को कैसे पूरा करेंगे। और उसके अलावा जो है आईसीजी जो है आपका इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन है, जो हमने पीछे पढ़ा था, उसके तहत जो है ये कार्य किए गए हैं, जो कि काफी काम के तो है नहीं आपके, क्योंकि जनरलाइज चीजें हैं, जैसे कि नवीनीकरण ऊर्जा में भारत और जर्मनी सहयोग करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन में सहयोग करेंगे, कृषि पारिस्थितिकी में सहयोग करेंगे, वन परिदृश्य के जो के लिए पूर्व अवस्था की प्राप्ति के लिए जेडीआई प्रमुख है। ये सारी बातें जो है बहुत जनरल है, तो आप इसमें देख लीजिएगा। फिर देखिए भारत के प्रधानमंत्री की डेनमार्क की यात्रा हुई, और डेनमार्क की प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। इनके तो आपने यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत सारे देखे होंगे। तो देखिए वहां पर भी जो है व्यापार को लेकर के गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। मेटे फ्रेडरिक्सन और जो आपके डेनमार्क के राजकुमार हैं HRH फ्रेडरिक, इनके साथ संयुक्त रूप से यहाँ पे बैठक हुई। इसमें जो है दोनों ने हरित प्रौद्योगिकी हुई, नवाचार हुआ, डिजिटलीकरण हुआ, ऊर्जा स्वतंत्रता, नवीनीकरण ऊर्जा, इन सबको लेकर के जो है सहयोग को लेकर के बातचीत हुई है। ठीक है। और इंडिया डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। ये क्या है, तो ग्रीन से संबंधित आप चीजें समझ रहे हैं कि भाई ग्रीन एनर्जी आप समझते हैं कि भाई नवीनीकरण ऊर्जा है, हाइड्रोजन से जो ऊर्जा मिलती है, उन सबको लेकर के यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए। उसके अलावा क्या अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके अलावा जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सॉल्यूशन, ये जो भारत का संस्थान है, इसमें भी सहयोग करने के लिए डेनमार्क जो है वो राजी हुआ है। फिर देखिए भारत और नॉर्डिक का जो शिखर सम्मेलन हुआ, ये डेनमार्क का जो कोपनहेगन शहर है, वहाँ का जो क्रिश्चियनबर्ग पैलेस है, वहाँ पर आयोजित किया गया है। ठीक है। तो वहाँ पर जो है डेनमार्क की प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडिक्सन, आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन जेप्सकॉटर, और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर, और स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डेलिना, और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सेना मैरिन जो है इन्होंने भाग लिया था। तो ये नॉर्डिक देशों के बारे में मैंने आपको भी बताया था कि नॉर्डिक देशों में आपका आता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके अलावा आपका आइसलैंड, ग्रीनलैंड और डेनमार्क और फेरोए आइलैंड्स, ये जो है नॉर्डिक देशों में सम्मिलित होते हैं। ठीक है। इसमें जो है इस शिखर सम्मेलन में 2018 में स्टॉकहोम में आयोजित पहले नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद भारत नॉर्डिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई थी। जलवायु परिवर्तन, डिजिटल नवाचार, इन सबको लेकर के जो है वही बातें, जो घिसी-पिटी बातें हैं, वही इसमें की गई है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री ने नॉर्डिक कंपनियों को विशेष रूप से भारत की जो सागरमाला परियोजना के सहित जल से जुड़ी यानी ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निवेश करने के लिए जो है वो आमंत्रित किया है। ठीक है। फिर देखिए भारत ने जो है, भारत के प्रधानमंत्री ने लौटते वक्त फ्रांस का प्रवास भी किया है। हमने पीछे पढ़ा था कि जर्मनी, फ्रांस की यात्रा की, डेनमार्क की यात्रा की और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। तो फ्रांस की जो यात्रा की, उसमें फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमानुअल मैक्रोन, उनसे भी वही नीली अर्थव्यवस्था, असैन्य परमाणु सहयोग, इन सब पे बातचीत हुई। उसके अलावा जो है भारत में सुपर कंप्यूटर के निर्माण में जो भारत का सीडेक और ATUS है, उनके बीच और जो फ्रांसी जो कंपनी है उसके बीच में जो है सहयोग को बढ़ाने के लिए बातचीत हुई। और यूक्रेन में जो संघर्ष है उसको लेकर के गंभीर चिंता जताई गई। तो ये कुछ ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में था। तो कुछ कुछ फैक्ट्स आपको इसमें से निकालने हैं, जो कि जैसे एग्जाम में आएगा वैसे आपको जो इसमें लिखना होगा। अब देखिए दक्षिण कोरिया के ऊपर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि दक्षिण कोरिया हमारे पूरे एशिया जो महाद्वीप है उससे पहला एक ऐसा देश बना है जो कि नाटो का जो साइबर रक्षा जो यूनिट है उसके अंदर शामिल हुआ है। तो दक्षिण कोरिया बना नाटो साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश। तो अब देखते हैं कि ये जो है आपका साइबर रक्षा क्या चीज़ है नाटो का। तो देखिए आप जानते हैं कि नाटो जो है उसके अंदर 30 देश शामिल है। कितने? 30। 28 तो यूरोप के देश हैं, एक अमेरिका है और एक कनाडा है। ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में जब कोल्ड वॉर की सिचुएशन आई थी, शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था, उस समय जो है इसको बनाया गया था। तो ये एक तरीके से सैन्य समझौता है, मिलिट्री अलायंस है कि भाई एक पर आक्रमण सभी के ऊपर माना जाएगा, तो सभी मिलिट्रिकल सहयोग जो है वो करेंगे। अभी इसके अंदर जो है एक साइबर डिफेंस यूनिट भी है। ठीक है। क्या है इसमें? साइबर डिफेंस यूनिट भी है, जिसका नाम है कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या है? कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस, यानी कि जो साइबर हमले होते हैं देशों के ऊपर, उनको लेकर के भी इन्होंने एक निपटने के लिए एक यूनिट बना रखी है। तो इसके अंदर दक्षिण कोरिया की जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है वो शामिल हुई है। ठीक है। समझ में आई बात कि भाई जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है किसकी? दक्षिण कोरिया की, साउथ कोरिया की, वो CDCOE में शामिल हुई है। ठीक है। तो ये किसका संगठन है? नाटो का ही एक यूनिट है जो कि साइबर क्षेत्र में जो वॉरफेयर होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो उसके अंदर दक्षिण कोरिया शामिल हुआ है क्योंकि उसको डर है कि जो नॉर्थ कोरिया है उसकी तरफ से हमारे यहाँ पर कोई साइबर हमला ना हो, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए या उसके लिए जो है वो उसमें शामिल हुआ है। इसमें और क्या विशेष बात है देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना 2008 में की गई थी।
नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कुल आधिकारिक देशों के रूप में 32 देश शामिल है। इसमें कितने देश शामिल हैं? 32 देश जो है वो CCDCOE में शामिल हैं, जिसमें से 27 तो नाटो के देश है और 5 जो है वो गैर नाटो देश जो है वो इसमें शामिल है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया याद रखिएगा, CCDCOE के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसमें 32 देश हैं, 27 तो नाटो के हैं और 5 जो है वो गैर नाटो सदस्य हैं। ठीक है, फिर देखिए फोर्ब्स की एक सूची है जिसमें ये भी अमेरिका की है और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स उनका नाम जो है इसमें दिया गया है। तो अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो कमाई करने वाले हैं उसके अंदर लियोनल मेसी का नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, ध्यान रखिएगा। लियोनल मेसी फर्स्ट नंबर पे है, लेब्रॉन जेम्स सेकंड नंबर पे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो थर्ड नंबर पे इसमें आते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत को एसोसिएशन फॉर एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, यानी कि जो एशिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उसको लेने के लिए रिसर्च वगैरह करने के लिए और उसमें जो कुछ बदलाव होते हैं उनको स्टडी करने के लिए एक पूरा एसोसिएशन बना हुआ है, प्राधिकरण बना हुआ है, संघ बना हुआ है। उसके अंदर भारत को इस बार अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। इससे पहले अध्यक्ष था जो फिलीपींस है, फिलीपींस के जो है वो इसका अध्यक्ष था और अभी भारत को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसमें हमारा जो भारत के चुनाव आयुक्त हैं और जो हमारे अलग अलग जगहों के जो चुनाव आयुक्त हैं तो वो जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए कि इसके अंदर जो है उप चुनाव आयुक्त नितेश व्यास की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग का 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है, जिसमें मणिपुर के सीईओ राजेश अग्रवाल, राजस्थान के सीईओ प्रवीण गुप्ता के साथ मनीला में आयोजित कार्यकारी बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। तो इसकी जो पर्टिकुलर बैठक होती है उसमें हमारे भारत से जो सेलेक्टेड जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हमारे इसमें शामिल होगा, जिसमें कि मणिपुर, राजस्थान के जो निर्वाचन आयुक्त हैं और उप चुनाव आयुक्त जो हैं वो 3 जने इसमें शामिल होंगे। इनके नाम ध्यान रखने हैं आपको। तो नाम क्या है इसका, आप देखिएगा, एसोसिएशन फॉर एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। ठीक है, तो इसका जो कार्यकारी बोर्ड है इसके अंदर जो है हमारे भारत को अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। तो आप देखिए कि ये जो एसोसिएशन था इसको जो बनाया गया था 1998 में, तो भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। अगर आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए तो आप इसका उत्तर दीजिएगा कि भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है और अभी जो है भारत इसका जो है वो अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। इससे पहले 14 से 16 में भी भारत जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और इसके अलावा देखिए कि वर्तमान में 20 एशियाई EMBAAE के सदस्य हैं। भारत निर्वाचन आयोग EMB का संस्थापक सदस्य है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब देखिए राष्ट्रपति ने जो है कैरिबियन आइलैंड्स की यात्रा की है। कैरिबियन आइलैंड्स में कुछ देश है, महत्वपूर्ण देश है, वहाँ की यात्रा की। कैरिबियन आइलैंड्स कहाँ है? तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ आपको जो आइलैंड्स नजर आएंगे कैरिबियन सी में, वो कैरिबियन आइलैंड्स है। जैसे कि जमाइका है, ठीक है, तो ये कैरिबियाई देश है। तो वहाँ पर आपको वहाँ के देशों की इन्होंने यात्रा की है। तो 2 देश हैं, जैसे कि एक तो जमाइका है, एक है सेंट विंसेंट और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स, यहाँ की राजकीय यात्रा जो है उन्होंने की है। तो ये 3 देश हो गए और यहाँ पर जो है किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की ये पहली यात्रा थी, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इन्होंने क्या क्या यहाँ पे बातें की है, तो देखिए जमैका के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है एंड्रयू हॉलनेस और वहाँ उन्होंने उससे मुलाकात करने के बाद में सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और जमैका के विदेश मामले और विदेशी व्यापार मंत्रालय के बीच में जो राजनयिक प्रशिक्षण होता है उसको लेकर के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है राष्ट्रपति ने डाउनटाउन किंगस्टन में अंबेडकर एवेन्यू और किंगस्टन के होप बॉटनिकल गार्डन में इंडिया जमैका फ्रेंडशिप गार्डन जो है उसका भी उद्घाटन किया है। आप इन प्लेसेस का नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में प्लेसेस को लेकर के क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिया जाए। और फिर देखिए कि सेंट विंसेंट और ग्रेनाडीन्स प्रवास जो उन्होंने किया है, ये इसमें उन्होंने क्या खास बात है यहाँ पर, तो देखिए राष्ट्रपति ने सेंट विंसेंट और ग्रेनाडीन्स की गवर्नर जनरल सुसन ड्यूगन के साथ में वार्ता की और इस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर रॉल्फ ई गोजाल्विस से भी जो है इन्होंने भेंट की। तो ये प्रधानमंत्री और यहाँ के गवर्नर के बारे में है। और इंडिया एंड सेंट विंसेंट एट द ग्रेनाड्स टूवर्ड्स एन इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर, इसका जो इन मीटिंग का जो विषय था वो ये था कि भाई इंडिया एंड सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडीज टूवर्ड्स एन इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर, ये इसका विषय था पूरी बातचीत का। उसके अलावा जो है किन मुद्दों पर जो है यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए, तो बहुत ही जनरल मुद्दे हैं, जैसे कि कर संकलन में जो सूचनाएं हैं उनका जो है ट्रांसफर किया जाएगा, उसके सहयोग को लेकर के चर्चा की गई। और उसके अलावा जो है कम्युनिटी सेंटर के पुनर्निर्माण के लिए इस तरीके की जो जनरल बातें हैं उनको लेकर के यहाँ बातचीत हुई। और यहाँ पर भारतीय समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति में जो किंग्स टाउन में जो कॉल्डर रोड है उसका नाम बदल करके जो है इंडिया ड्राइव जो है वो रखा गया है।
तो हो सकता है कहीं किसी छोटे फैक्ट के रूप में आपसे ये चीज़ पूछ ली जाए। नेक्स्ट हम न्यूज़ पे चलते हैं नेपाल के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल में जो है यात्रा की है, और ये यात्रा मुख्यतः जो है एक तरीके से हम कहें तो जो है सांस्कृतिक यात्रा ज़्यादा है, क्योंकि लुम्बिनी में इन्होंने यात्रा की है। आप जानते हैं लुम्बिनी में जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो नेपाल की 5वीं यात्रा थी प्रधानमंत्री की, और पहली लुम्बिनी की यात्रा थी। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने माया देवी मंदिर जो है वहाँ का दौरा किया, और माया देवी के अलावा भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थल है वहाँ का, जहाँ पर अशोक ने जो है अपना स्तंभ जो है वो बनाया है, और इसी स्तंभ के कारण जो है हमें बुद्ध के जन्म लेने का पहला अभिलेखीय प्रमाण जो है वो मिलता है। और उसके अलावा भारत ने यहाँ पर जो है 256वें बुद्ध 2567वें, क्या बोलते हैं इसको, 2566, ठीक है, तो हिंदी वाली थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो 2566वें बुद्ध जयंती और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित जो है इनको संबोधित किया है, ये ठीक है। यहाँ पर जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड मेडिटेशन हॉल लुम्बिनी के अंदर जो है ये बुद्ध जयंती जो है इसका समारोह आयोजित किया गया था, उसमें पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबंधित लुम्बिनी मठ क्षेत्र स्थित एक भूखंड पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का निर्माण की जो है उसका शिलान्यास भी जो है वो किया गया है। उसके अलावा जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने 6 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से 4 तो बौद्ध धर्म शिक्षकों से जुड़े हैं, और शेष जो है वो लुम्बिनी कुशीनगर को जुड़वा शहर के तौर पर विकसित करने के लिए बनाया गया है। तो लुम्बिनी और कौन सा, कुशीनगर, जो भारत का कुशीनगर है, और लुम्बिनी जो है उसको जुड़वा यानी सिस्टर सिटी के रूप में जो है वो विकसित किया जाएगा। और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है अरुण 4 करके, उसको लेकर के भी दोनों देशों के बीच में जो है सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेकर के। इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है। 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत की जो स्थिति है, उसमें कहा गया है कि देखिए जो मीडिया है उसमें ध्रुवीकरण की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पोलराइजेशन ऑफ मीडिया काफ़ी देखने में आया है, और इसमें भारत की जो स्थिति है वो पिछले बार की तुलना में जो है काफ़ी खराब जो है वो देखने में आई है। तो भारत का स्थान जो है इस बार, तो वो 150वां स्थान रहा है भारत का 180 देशों के अंदर। और अगर हम देखें तो इसके अंदर कहा गया है कि नेपाल को छोड़कर भारत अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग में जो है वो गिरावट आई है। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों की रैंकिंग में जो है गिरावट आई है, सिर्फ नेपाल को छोड़ करके। तो देखिए पेरिस में जो है ये रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स, यानी कि रिपोर्टर सैंस का मतलब होता है विदाउट, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है, और ये एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, तो 2002 से ये जो है, इसको छोड़िए, इतनी तो बातें याद नहीं रहती है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर इसका सेंटर है और किसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब एक अंतिम खबर के ऊपर हम चलते हैं। ये आपके FAO के द्वारा जारी की गई है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है वनों की स्थिति को लेकर के। ठीक है, और जो है ये रिपोर्ट आपके 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस के पहले दिन 2 मई को जो है वो जारी की गई है। इसको द्विवार्षिक तौर पर जो है जारी किया जाता है, और पारिस्थितिकी तंत्र पर जो है डेटा के रूप में काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट खबरें जो है ये रिलीज करता है। और इसने कहा है कि भाई 30 वर्षों में वनों की कटाई के कारण दुनिया के 420 मिलियन हेक्टेयर कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.34% जो वन है वो खत्म हो गया है, खो दिया गया है। और इसके अलावा जो है उसका जो पेज है वो मैंने हालांकि इसमें नहीं इंक्लूड किया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि एक मिनट, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर देखिए जीडीपी को लेकर के है कि भाई जीडीपी का कितना जो है, हालांकि इतने आंकड़े आपसे कोई नहीं पूछेगा, तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके ये जो है संयुक्त जो आपका ये है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में है, और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कि 2016 से 2050 के बीच में अकेले उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं उसमें 289 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई की जा चुकी है, की जाएगी, और इसके परिणाम स्वरूप की जाएगी मतलब, और इसके परिणाम स्वरूप जो है इतना जो है उत्सर्जन जो है 169 गीगाटन CO2 का उत्सर्जन जो है वो होगा। तो ये काफ़ी जो है भयावह स्थिति को जो है इंडिकेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन वर्थ इट है, आप इसको ज़रूर से देखिएगा, और क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की है। और सेकंड जो लेक्चर है उसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। हम जल्दी मिलते हैं सेकंड वीडियो के थर्ड वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।